ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष, मराठा शक्ति का उदय। एक छोटे भूमिया स्तर से उठकर बड़े शासक के स्तर तक पहुंचने वाली मराठा शक्ति ने दक्कनी राजनीति को एक नया आयाम दिया। इससे न केवल मुगल दक्कन संबंध प्रभावित हुए, अपितु मुगलों की राजनीति भी प्रभावित हुई। गौरतलब है कि अंग्रेजी कंपनी के भारत में क्षेत्रीय विस्तार में भी मराठा शक्ति एक निर्णायक तत्व बनी रही। अन्य दक्षिणी राज्यों में सैनिक और असैनिक पदों पर कार्य करने वाले मराठों ने मराठा प्रशासन और सैन्य संगठन की भी प्रस्तुति की। 18वीं शताब्दी के मध्य तक वे लाहौर तक जा पहुंचे और उत्तर भारतीय साम्राज्य का स्वप्न देखने लगे। मुगल दरबार में उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठा अहमद शाह अब्दाली के हाथों परास्त हुए, जिसने हालांकि सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर भी वे पुनः संगठित हुए, अपनी शक्ति पुनः अर्जित की और एक दशक के भीतर भारत में एक शक्ति के रूप में सामने आ गए। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 सभी पेशवाओं में सबसे महान शासक था, जिसने तेजी से फैलती मराठा शक्ति को व्यवस्थित करने और कुछ हद तक सेनापति दाबोली के नेतृत्व में मराठाओं के क्षत्रिय वर्ग यानी पेशवा ब्राह्मण थे को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मराठा सरदारों का संघ शुरू किया। मराठा परिवार जो मुख्य तौर पर उदित हुए, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया तथा पूना के पेशवा। बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम के अंतर्गत राज्य संघ ने सौहार्दपूर्ण काम किया, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ने सब कुछ बदल दिया। पानीपत की हार और 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम ने राज्य संघ पर पेशवाओं के नियंत्रण को कमजोर कर दिया। यद्यपि किसी अवसर पर राज्य संघ के मुखिया एकत्रित होते थे, जैसा कि ब्रिटिश शासकों 1775 से 82 के विरुद्ध, अन्यथा वे प्राय आपस में लड़ते रहते थे। मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के लगभग 50 वर्षों में अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार मुठभेड़ यानी युद्ध हुई, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी होकर उदित हुए। अंग्रेज की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठाओं के विभाजित घराने इन युद्ध संघर्षों के कारण थे। इस प्रकार उत्तरकालीन मुगल शासकों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिल्ली पर पकड़ बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। इधर अंग्रेज भी सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरना चाहते थे, जिससे दोनों शक्तियों में टकराव की स्थिति बनी, जिसने दोनों के मध्य 3 युद्धों को जन्म दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। अंग्रेजों को मराठों के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठा संघ के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठों में मतभेद हुआ। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। नारायण राव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके उत्तराधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। सूरत की संधि। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 ईस्वी कर ली, ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाए। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सॉल्सेट एवं बेसिन का क्षेत्र सूरत एवं बहराइच जिलों से राजस्व हिस्से के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की टुकड़ी सौंपी। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया स्वरूप पुणे में सेना भेजी और मराठा और अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हुआ। मराठाओं का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया। इसमें मराठाओं ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई और अंग्रेजों ने जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण करके वडगांव की संधि की, जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा 1775 से हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने को बाध्य होना पड़ा। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को रद्द कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल केमे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। सालबाई की संधि 1782। पराजय के पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की, जो युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करें और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करें।
मई 1782 में हुई इस संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी जून 1782 में हेस्टिंग्स द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा पुष्टि की गई। इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही। इस प्रकार के युद्ध का अंत हो गया। संधि का महत्व क्या है? अंग्रेजों को इस संधि से हैदर अली को अलग थलग करने और सालसेट को हासिल करने में सफलता मिली। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, परंतु उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इससे कंपनी को केवल मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। दूसरी ओर कंपनी को मराठों की शक्ति का भी पता चल गया और आगामी 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति कायम रही। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने में लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों के कारण हुआ। भारत में 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में आए वेलेजली का विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा प्रदत्त हानियों से तभी उबरा जा सकता है यदि समस्त भारत को सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया जाए। ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसने कुख्यात सहायक संधि तैयार की, लेकिन शुरू में मराठाओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि मराठा राजनीति के वरिष्ठ रणनीतिकार नाना फडणवीस की मार्च 1800 में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ वेलेजली के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए, परंतु यह स्वयं उनका शिकार बन गया। दौलतराव सिंधिया तथा जसवंतराव होलकर, कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे यशवंतराव होलकर भी कहा जाता है, दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया सफल रहा तथा बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई विट्ठल जी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसीन में शरण ली और 1802 में ईस्ट अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बेसीन की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1803 में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा को पुनः उसका राज्य सौंप दिया। 1804 में जसवंतराव होलकर ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करने का एक और प्रयास किया, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। दूसरे युद्धों में यद्यपि मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई, परंतु निर्बल अवश्य हो गई। बेसीन की संधि। इस संधि की निम्न शर्तें थी। अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश, तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश, जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, पेशवा ने कंपनी को दे दिए। कंपनी को सूरत नगर दे दिया। अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिए। निजाम से चौथ प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध करने का वचन दिया। अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निवृत्त करना स्वीकार किया। निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। बेसीन की संधि का महत्व। निसंदेह पेशवा द्वारा स्वीकार की गई संधि में जिन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता क्षीण कर ली थी, अंग्रेजों को होने वाले लाभ अत्यधिक थे। अब वे पूना में सर्वोच्चता की स्थिति में थे। पेशवा मराठा परिसंघ का मुखिया अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अन्य मराठा सरदारों ने भी इस पद की गरिमा का ह्रास किया। कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वह प्रत्येक उस मामले में मध्यस्थ बन गई जिसमें भविष्य में पेशवा के संलग्न होने की संभावना थी। इसके साथ वेलेजली का एक उद्देश्य पूर्ण हो गया कि मराठाओं ने निजाम को परेशान करना बंद कर दिया, जो कंपनी के संरक्षण में था। यह सच है कि बेसीन की संधि ने कंपनी को भारत थाली में सजाकर नहीं दिया, तथापि इस दिशा में यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर आरंभ हुआ। 1805 ईस्वी के पश्चात जो शांति के वर्ष मराठों को मिले थे, उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए न कर आपसी कलह में खो दिए। हेस्टिंग्स के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव दोनों दल आमने सामने आ गए। इस अभियान के दौरान हेस्टिंग्स ने पेशवा, सिंधिया तथा भोंसले को अपमानजनक संधिया करने पर बाध्य किया। विवश होकर मराठों ने अंग्रेज से मुक्त के लिए अंतिम प्रयत्न किया। दौलतराव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब तथा मल्हार राव
होल कर देती यानी युद्ध की घोषणा करती। किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोंसले को सीताबर्डी तथा होलकर को महिदपुर नामक स्थान पर परास्त किया। इसके साथ ही अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करने के मराठों के सपने चूर चूर हो गए। मराठों के तृतीय और अंतिम युद्ध से मराठा शक्ति मृत प्राय हो गई। बाजीराव द्वितीय का पूना का प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया। अन्य मराठा राज्यों सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ की राजनीतिक और सैनिक शक्ति में कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिला। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे सभी भारतीय शक्तियां जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थी और अपनी सत्ता और शक्ति स्थापित करने के प्रयास में लगी थी, अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई और अंग्रेज भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति की पराजय के कारण छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की थी और बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव और आदि पेशवाओं ने जिसे चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था, वह मराठा शक्ति 2 शताब्दियों तक भी कायम नहीं रह सकी। पेशवाओं ने जब मराठा शक्ति को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया, उस समय मुगल पतन की ओर अग्रसर थे और भारत की कोई भी अन्य शक्ति मराठों के इर्द गिर्द नजर नहीं आ रही थी। अचानक अंग्रेजों ने भारत में विस्तारवादी नीति अपनाई और उनकी इस नीति का शिकार मराठा शक्ति बनी। मराठों का अपकर्ष अनेक कारणों से हुआ। कुछ कारण आंतरिक थे तो कुछ बाह्य। परस्पर विश्वास का अभाव एवं महत्वाकांक्षा। मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, परंतु कालांतर में उनमें पारस्परिक अविश्वास तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना घर कर गई, जिसके कारण उनका कई राज्यों में विभाजन हो गया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य कई स्वतंत्र राज्यों का एक संघ बन गया। संघ की जितनी भी इकाइयां थीं, उन सभी के क्षेत्र और अधिकार अलग अलग थे। मराठों के सरदार पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले आदि बहुधा आपस में लड़ते झगड़ते रहे थे। उनमें एकता का सर्वथा अभाव था। फलतः मराठा संघ अत्यंत शिथिल और कमजोर हो गया था। दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। मराठा साम्राज्य के आर्थिक संगठन के दोषपूर्ण होने के कारण भी मराठों का पतन अवश्यंभावी था। किसी ठोस अर्थनीति के अभाव में आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना कठिन होता है और अर्थ के अभाव में किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक उत्थान और विकास संभव नहीं है। मराठों की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि महाराष्ट्र की बंजर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी और न ही वहीं व्यापार चल सकता था, जिससे मराठों को चौथ पर निर्भर रहना पड़ता था। यही कारण है कि पड़ोसी राज्य उनसे सदा अप्रसन्न रहते थे और संकट के समय मराठों की सहायता करने से मुकरते थे। विकेंद्रीकरण। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों में जागीर की प्रथा फिर से आरंभ कर दी गई थी, जिसे प्राप्त करने के लिए मराठा सरदार निरंतर संघर्षरत रहते थे। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अहिल्याबाई, तुकोजी, माधवजी, नाना फडणवीस जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु के बाद उनकी जगह पेशवा द्वितीय बाजीराव, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर आदि स्वार्थी और अदूरदर्शी तत्वों ने ले ली। इन सबके मध्य पारस्परिक कलह, आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मराठा साम्राज्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय हो रही थी। आर्थिक विषमता। मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे कभी आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित कहीं नहीं करते थे, बल्कि आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर लूटपाट किया करते थे। ऐसी सरकार न तो जनता से सहानुभूति प्राप्त कर सकती थी और न ही सहयोग। ऐसी व्यवस्था में मराठों का पतन अनिवार्य था। मराठों का आर्थिक प्रबंध भी सुव्यवस्थित नहीं था। वे न तो आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बना पाए थे और न ही शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुए थे। उन्होंने प्रजा को शिक्षित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और प्रजा की सुख सुविधाओं का उन्हें कभी ख्याल नहीं रहा। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। मराठों का सैन्य संगठन भी दोषपूर्ण था। एक तो उन्होंने अपनी प्राचीन सैनिक प्रणाली तथा छापामार रणनीति को त्याग दिया था। दूसरी ओर यूरोपीय आधार पर वैज्ञानिक संगठन बनाने में भी वे पूर्णतया असमर्थ थे। यद्यपि कई मराठा सरदारों ने यूरोपीय रणनीति में पारंगत कई यूरोपीय विशेषकर फ्रांसीसी अफसरों को अपने यहाँ नियुक्त कर पाश्चात्य युद्ध प्रणाली में स्वयं को दक्ष कर लिया था, तथापि उनका यह संगठन अंग्रेजों की अपेक्षा सदैव निम्न कोटि का बना रहा। उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। मराठों में आपसी वैमनस्य, कलह और ईर्ष्या द्वेष के कारण एकता का सर्वथा अभाव था, जिससे उनमें उग्र राष्ट्रीयता का अभाव व्याप्त हो गया। दूसरी ओर अंग्रेजों में एकता थी, उच्च कोटि की सैनिक शक्ति तथा उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। आत्मनिर्भरता का अभाव। मराठा सरदार साधारणतया अपनी सुरक्षा के लिए सभी दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहते थे। इसी आत्मनिर्भरता की कमी के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ मराठों को पराजित होना पड़ता था। वे मुख्यतः फ्रांसीसियों पर सर्वाधिक विश्वास करते थे, परंतु कभी भी मौके पर फ्रांसीसियों ने उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं प्रदान की। सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव। मराठा साम्राज्य में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित शासन का अभाव भी इनके पतन का एक मुख्य कारण था। मराठों ने अपने विजित क्षेत्रों के प्रशासन पर कभी ध्यान नहीं दिया। जनसाधारण की खुशी, सुरक्षा और प्रगति के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसके विपरीत अपनी आय का प्रमुख साधन लूटमार, चौथ और सरदेशमुखी को बना रखा था। अवसर पाते ही वे अपने पड़ोसियों और अन्य सरदारों के राज्यों में लूटमार कर रहे थे। इस प्रकार वे न तो
नेताओं विजित प्रदेशों में शांति स्थापित कर पाते थे और न ही जनता की सहानुभूति प्राप्त कर पाते थे। योग्य नेतृत्व का अभाव। किसी भी साम्राज्य की शक्ति को विस्तार प्रदान करने और स्थायित्व लाने के लिए योग्य नेतृत्व का होना नितांत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाजी सिंधिया, अहिल्याबाई, पेशवा माधवराव तुकोजी होलकर जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु हो गई। उनके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जैसे अदूरदर्शी, अयोग्य और स्वार्थी नेता मराठों के सरदार बने। ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते रहे। इन्होंने कभी संगठित होकर अंग्रेजों से टक्कर नहीं ली। इस प्रकार एक और मराठों के ऐसे अयोग्य नेता थे तो दूसरी ओर अंग्रेजों को मालकम आर्थर, वेलेजली, जनरल लेक और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त था, जिनके सामने स्वार्थी मराठा सरदारों का टिक पाना असंभव था। अंग्रेज शक्ति की श्रेष्ठता तथा सुगठित गुप्तचर व्यवस्था। अंग्रेज मराठों से कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालों में श्रेष्ठ थे। अंग्रेज मराठों से कूटनीति की दृष्टि से बहुत आगे थे। कंपनी के गुप्तचर मराठा सैनिक शक्ति, मराठों के घरेलू कलह और आपसी संबंधों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा देते थे। इसके विपरीत मराठे अंग्रेजों की गतिविधियों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते थे। ऐसी स्थिति में मराठों की पराजय लगभग निश्चित थी। असहयोग। मराठा पेशवाओं ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में अनेक दोषपूर्ण नीति अपनाई, जिसके कारण उन्हें अन्य भारतीय राजाओं तथा जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए मराठा सरदार शासकों की आज्ञा पर पड़ोसी राज्यों में लूट और कौरहाम मचा देते थे। अपने अभियान के समय वे इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखते थे कि ये हमारे पड़ोसी हैं और विषम परिस्थितियों में हमें सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। मराठों ने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से दुख पहुंचाया, इसलिए जब जब उन पर संकट आया तब तब किसी भी पड़ोसी ने उन्हें सहयोग नहीं किया। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब नादिर शाह के आक्रमणों से बचने के लिए बाजीराव प्रथम ने एक संयुक्त मोर्चा गठित करने की कोशिश की तो उसे सफलता नहीं मिली। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों का विनाश शुरू किया तो कोई भी शक्ति उनके बचाव के लिए आगे नहीं आई। मराठों ने मैसूर के शासक तथा हैदराबाद के निजाम को अपना शत्रु समझा। यदि इन दोनों राज्यों को अपना मित्र बनाकर मराठा अंग्रेजों से मुकाबला करते तो वे अपनी शक्ति को ज्यादा सुदृढ़ कर पाते और मराठा साम्राज्य का पतन नहीं हो पाता। राजपूत राज्यों के साथ मराठा शासक हमेशा कठोर व्यवहार करते थे और उनकी जनता को हमेशा लूट खसोटते थे, इसलिए राजपूतों ने उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। उच्च आदर्श का अभाव। मराठे राष्ट्रीय भावना से तो प्रेरित थे, पर उनमें उच्च विचारों, बंधुत्व, सहयोग और उच्च आदर्शों का सर्वथा अभाव था। उन्होंने कभी भी संपूर्ण भारतीयों को बंधुता की भावना से नहीं देखा। हिंदू हो अथवा मुसलमान, सभी को दबाने की प्रवृत्ति मराठों की एक बड़ी कमजोरी थी। मराठों ने साम्राज्यवाद की एक ऐसी नीति अपना ली थी जिसमें केवल विस्तार ही दिखता था। उनमें साम्राज्य के लिए व्यवस्थित आर्थिक प्रशासनिक तंत्र का सर्वथा अभाव था। मराठा शासकों ने न तो खुद अपना आदर्श निर्धारित किया और न ही अपनी जनता के समक्ष आदर्श रखे। मराठा शासकों और सरदारों को लूट खसोट से कभी फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता था। मराठा साम्राज्य उसी पतनशील समाज का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य, मुगलों की भांति ही मराठे भी राजस्व वसूली तक ही सीमित रहे और नवीन अर्थव्यवस्था के निर्माण पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सेना नायकों का पारस्परिक मतभेद और एक दूसरे की संपत्तियों की अवहेलना, उनकी अलग योजनाएं, अपनी दोषपूर्ण नीतियों से सहयोगियों की संख्या में कमी लाना, परवर्ती युद्ध और सैन्य नीति ने मराठाओं के पतन में अहम भूमिका निभाई।